नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 के लिए। ये क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी एससीईआरटी का है। ठीक, आइए, समय बहुत कम है, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। ठीक, देखिए, महाजनपदों के बारे में अगर बात करें हम तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। कब होने लगा लोहे का सर्वाधिक प्रयोग? तो ये 6ठी ईसा पूर्व में। ठीक, कब? 6ठी ईसा पूर्व में। इसके कारण कृषि उपज में भी वृद्धि हुई, जिस कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन टूटने लगा तथा क्षेत्रीय भावना के उद्भव के कारण नगरों का निर्माण संभव हुआ। ठीक, इस लोहे के अधिकाधिक प्रयोग से उपज में जो है वृद्धि हुई। कौन से? कृषि उपज में। ठीक, ये चीज़ याद करके रखिएगा। आगे देख लीजिए, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, कौन सा? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक, जो जो इम्पोर्टेंट है ये तो कहीं आप नोट कर लीजिए, जो है बाद में जाते वक्त इसको देख लीजिएगा बस। ठीक, इसको नोट कैसे कर लेंगे? जैसे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध। ठीक, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भगवत जैन धर्म के भगवती सूत्र में। बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं। मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक, अब आगे देखिए, 16 महाजनपदों में से मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? हर्यक वंश। ठीक, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रतापी शासक था। बस इतना। बिंबिसार के मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। आगे देख लीजिए, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का? जो है अंग राज्य का। अंग राज्य का शासक किसे बनाया गया? अजातशत्रु को। जीता कौन था? बिंबिसार। ठीक, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रौजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। ये चीज़ है कि मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? बिंबिसार को क्षेत्रोजस, और जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रोणिक। दो चीज़ें बात। बिंबिसार के राज्यवैद्य कौन थे? जीवक थे। ठीक, ये लिख लीजिए। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी कौशल राजा प्रसेनजीत, किसकी? प्रसेनजीत की बहन थी तथा दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी छेलना थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये चीज़ याद कर लीजिए। आगे देख लीजिए, अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व कुड़िक अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर ठीक मगध का शासक बना। अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ? तो अजातशत्रु में। ठीक, अपने पिता को मार के शासक कौन बना? अजातशत्रु। बस इतना है। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का शासनकाल 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष अजातशत्रु के शासन थे। ठीक, अगला देख लीजिए कि उदयन के अंतिम समय में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। जो है देखिए, बिंबिसार को मार के अजातशत्रु को मार के जो है उदयन जो है शासक बना। ये इन लोगों का, इसीलिए तो इन लोगों को पितृहंता कहा जाता है। ठीक, अगला देख लीजिए, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, कहाँ? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो उदयन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला देख लीजिए, इस वंश का अंतिम शासक नाग दर्शक को शिशुनाग एवं अमात्य को पदच्युत कर मगध साम्राज्य का अधिकार कर लिया तथा शिशुनाग नामक नए वंश को स्थापित कर लिया। ठीक, अब जो है नया कौन सा बना? तो शिशुनाग वंश। ठीक,
अगला देख लीजिए 16 महाजनपदों की उनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं। अब वो सब जो है कि आगे है, अपना देख लीजिएगा, इसमें कहीं लगा होगा बता देंगे। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था। कालाशोक या काकवड़, ठीक। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक। अगला है कि सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बहुसंगीति के किसके समय में हुई थी? तो कालाशोक के समय में, ठीक। ये प्रश्न पूछ सकता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, ठीक। महानंदीन भी कहा जाता था इसे। अगला देख लीजिए, पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद शूद्रक शासक था। क्या था? शूद्र था ये महापद्म नंद, जो नंद वंश का संस्थापक था, ठीक। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रनाशक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरों पर परशुराम का अवतार कहा गया इसे, ठीक। अगला देख लीजिए, महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। क्या? एक राट और एक छत्र की उपाधि। कौन? महापद्म नंद जो है धारण किया था, एक राट और एक छत्र की उपाधि। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ठीक। सिकंदर का समकालीन घनानंद था। घनानंद को ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, पूछा हुआ प्रश्न अग्रमीज, ठीक। घनानंद के शासन में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत का पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो जो है वो बता दे रहा हूँ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासनकाल की नींव डाली। किसके समय में? चाणक्य के नेतृत्व में, क्योंकि चाणक्य को वो जो है घनानंद बेइज्जत किया था ना, इसीलिए जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए और इसी से उसको हत्या करवाए। अगला देख लीजिए, ये है 16 महाजनपद जो है कौन कौन है देख लीजिए। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या, अंग चंपा इसे भागलपुर बिहार, मगध गिरिवज मतलब इसे राजगीर भी कहते थे, वज्जी विदे एवं मिथिला। अगला है मल्ल कुशीनगर पावा, चेदी सुक्ति बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वश कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल उत्तरी पांचाल अक्षत्र एवं दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटल, ठीक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये जो है, ठीक। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती महिष्मती मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, गांधार तहसीला कम्बोज लाजपुर हाटक। ये रहे 16 जनपद। ये अगला देख लीजिए। अब देखिए, हर्यक वंश की अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से महाजनपद का उत्कर्ष एक साम्राज्य के रूप में इसे भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसे? हर्यक वंश को, ठीक। अगला देख लीजिए, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरि ब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर साम्राज्य की स्थापना की। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो गिरि ब्रज या राजगिरी। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, ठीक। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की और इसे अपना समाजवादी महत्वाकांक्षा बनाया। ये पूछा हुआ प्रश्न कि ये जो है कि अपना साम्राज्य कैसे जो है बढ़ाया था राजनीतिक, तो वैवाहिक संबंध द्वारा बनाया, ठीक। अगला देख लीजिए, बिंबिसार ने कौशल जनपद की राजकुमारी कौशल देवी कथालिच्छवी की राजकुमारी चेल्लन से विवाह किया था, ठीक। किसे किया था? लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन से और राजकुमारी कौशल देवी से। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आधिपत्य स्थापित
करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था, इसे श्रेणिक नाम से जाना जाता। अभी पीछे बात हुई थी जो है। अगला देख लीजिए, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रघोष की चिकित्सा के लिए भेजा। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य शासन की बागडोर संभालने वाला बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया। अगला देख लीजिए, अगर हम अजातशत्रु के बारे में बात करें, बिंबिसार की हत्या करके जो है कि ये गद्दी बैठा था, इसे कुड़िक कहा जाता था। ठीक, क्या कुड़िक। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार को की नीति अपनाई। उसने काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, अगला देख लीजिए, लिच्छवियों के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने युद्ध में इब्य मुसल तथा महाशिला कंटक शासक नए हथियारों का प्रयोग किया था। किसका? इब्य मुसल और महाशिला कंटक। अगला देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु कराए थे। हो गया, इस बता दिया हूँ। अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार 20 वर्षों तक, बौद्ध संगीति के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया था। उदयन की अगर बात करें तो अजातशत्रु की हत्या करके जो है कि बैठा था। ठीक, उदयन ने गंगा नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है कुसुमपुरा की स्थापना की और उसके बाद में पाटलिपुत्र में के रूप में उसे विख्यात किया था। ठीक, वही पाटलिपुत्र इसमें पटना है। उदयन या उदय भद्र जैन धर्मावलंबी था। ठीक, उदयन के बाद मगध सिंहासन पर बैठने वाला हर्यक वंश का शासक अनिरुद्ध थे। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसे दर्शक भी कहा जाता है। अगला देख लीजिए, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के शासक के बाद मगध पर शिशुनाग वंश स्थापित हुआ था। शिशुनाग का एक अमात्य हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके मगध की गद्दी पर बैठा और शिशुनाग वंश का एक नई नींव डाला था। ठीक, चलिए अगला, शिशुनाग ने अवंती तथा राज्य पर अधिकार के उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, शिशु ने वज्जियों को नियंत्रित करने के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। किसको? वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक, अगला देख लीजिए, शिशुनाग ने 412 से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कालाशोक की बात करें तो कालाशोक के शासनकाल में राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कालाशोक को पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यान में कालवर्प कहा गया है और इसी के समय में दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी। ये चीज़ याद कर लीजिए, यही पूछता है। अगला बात करें तो बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति कराया था। अभी इसके बारे में बात करा दिए। नंदवंश की अगर बात करें तो नंदवंश के शासक कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर नंदवंश का एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित हुआ। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ठीक, उसने सर्व अभावक की उपाधि धारण की थी। अगला देख लीजिए, और ये शूद्रक था। महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ लोगों पर अधिकार कर लिया। वहाँ उसने एक नहर का निर्माण किया था। पूछा हुआ है कि कलिंग में नहर का निर्माण कौन कराया था? तो महापद्म नंद करवाया था। महापद्म ने कलिंग के गीनसेन की प्रतिमा उठा ली थी। उसने एक राड की उपाधि धारण की थी। किसकी? एक राड की। अगला देख लीजिए, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के शासनकाल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो घनानंद के समय में। और स्मरणीय तथ्य ये देख लीजिए कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 10वां महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। व्यापार में प्रगति, सिक्कों का प्रचलन और नगरों का उत्थान, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक, अगला है रत्नीन प्रशासनिक अधिकारी थे। ये राजा के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक, मगध, वश, कोमल और अवंती ये 4 इस काल के शक्तिशाली राज्य थे। कंबोज, कौशाम्बी, कौशल तथा वाराणसी व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। और आगे देख लीजिए, इस काल में राजतंत्रात्मक राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे गणराज्य भी थे जो प्रायः हिमालय की तलछटी में स्थित थे।
ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर पुरोहित अथवा ब्राह्मण में से नियुक्त किए जाते थे। ठीक, अगला देख लीजिए। इस काल में करारोपण प्रणाली नियमित हो गई, बल्कि शुल्क और भाग नामक कर पूरी तरह से स्थापित हो गए। योद्धा और पुरोहित वर्ग के लोग करों के भुगतान से पूरी तरह से मुक्त थे। करों का अधिकांश बोझ किसानों पर पड़ता है, जो मुख्यतः वैश्य थे। ठीक, और अगर आगे देख लें, इस काल में पहली बार निवास की भूमि कृषि की भूमि अलग कर दी गई। इस काल में सर्वप्रथम अस्थायी, नियमित और सुदृढ़ सेना का गठन हुआ। महात्मा बुद्ध के बारे में अब देख लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, इनका जो है बचपन का नाम था। ठीक, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को सुखों से छोड़ दिया था। इसके लिए उन्होंने बोधगया मतलब बिहार में एक बोधगया है, बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वह वाराणसी के निकट स्थित मतलब सारनाथ वाराणसी में ही है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले वह शेष जीवन उन्होंने पैदल एक ही स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ठीक, अगला देख लीजिए। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। किस कारण होता है? हमारी इच्छा और लालसा के कारण। ठीक, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। किस भाषा में? प्राकृत पूछा हुआ है कि अपना शिक्षा किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए। ठीक, अगला देख लीजिए। बौद्ध धर्म। ठीक, ये सब वही है उनके बारे में जो है। प्रवक्तक महाबुद्ध, जन्म नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय इतना में हुआ था। उनकी माता जो है महामाया तथा पिता शुद्धोधन थे। ठीक, जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका जो है पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी। ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था, जिनका ग्रंथ में नाम बिंबासार, गोपा और मध्य कक्षा मिलता है। ठीक, और आगे देख लीजिए। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक, और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे अपना। उसे क्या कहा गया था? ये पूछता है महाभिनिष्क्रमण। जब वो गृह त्यागे थे तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है था। ठीक, वही वो तपस्या अपना किए निरंजना नदी के तट पर, उसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। अभी पीपल वाली बात हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। वही सन्यासी जो उनसे वहाँ पे मिले थे, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ये पूछ सकता है। बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से आरंभ हुआ था। और आगे देख लीजिए। देखिए, महात्मा बुद्ध के तपस एवं मल्ली नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया। ये पूछता है प्रश्न। ठीक, बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिया था। कहाँ पे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहाँ पे दिए थे। पूछा हुआ प्रश्न है। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। कहाँ को? मगध को प्रचार केंद्र। बुद्ध के प्रथम शिष्य उपाली वह आनंद थे। कौन? उपाली और आनंद। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। आगे देख लीजिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां 483
ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से। और आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन है, जो घटना है और चिन्ह है। जन्म त्याग किए थे तो उसका प्रतीक था कमल व साड़। ठीक। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल मतलब बोध वृक्ष, निर्वाण का पदचिन्ह, मृत्यु का स्तूप। ठीक। आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु तथा संबंधित घटनाएं। अब ये कौन कौन से हैं देखिए। पशु हाथी प्रतीक, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, घटनाएं गृह त्याग और प्रयुक्त शब्द महाभिनिष्क्रमण। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि या निर्माण। ठीक। साढ़ यौन का प्रतीक, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। शेर समृद्धि का प्रतीक, मृत्यु का और महापरिनिर्वाण। ठीक। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। क्या कहा गया? कल्याण मित्र। ठीक। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में करवाया था। जो है कौन है वो? बोरोबुदुर। ठीक। ये विश्व का सबसे ऊंचा है, इनका बहुत विशाल है। कहाँ है? इंडोनेशिया में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? छांदोपनिषद में मिलता है। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्ध से। ठीक। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, सुक्त पिटक के प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सुक्त पिटक को। ठीक। इसका नाम सुक्त पिटक भी है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने गए। कौन? बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि। और देख लीजिए, बुद्ध से जुड़ी प्रमुख स्थान या अष्टामहास्थान क्या है? लुम्बिनी जन्म स्थान, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, कुशीनगर शरीर का त्याग पर महापरिवर्तन। ठीक। और ये देख लीजिए, कौशल राज श्रावस्ती संन्यास जीवन के सर्वाधिक 21 वास किए और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र। राजगिरी बौद्ध के धर्म प्रचारक केंद्र। वैशाली मृत्यु से पूर्व बौद्ध का अंतिम वास स्थल। संकीसा फारुखाबाद बुद्ध का यात्रा स्थल। आगे ये है, देखिए उनका जो है कहाँ कहाँ उनका कैसे हुआ था वो। राजगिरी सतपाडी 430 ईस्वी पूर्व में, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हर एक वंश। वैशाली में जो है वो सुब्बाकामी सरोकामी 383 ईसा पूर्व में, काला शौक ये शिशु नागवंश का था। ठीक। ये सब बहुत संगीती है। पाटलिपुत्र जो है वो 251 ईसा पूर्व में मोगली पुत्र तीस्तक अध्यक्ष थे और अशोक के समय में हुआ था, ये मौर्य वंश के। और अंतिम जो है ये देख लीजिए, कश्मीर के कुंडल वन ईसा की प्रथम शताब्दी, वसुमित्र एवं अशोघोष थे अध्यक्ष और कनिष्क के समय में एक कुषाण वंश का था। और देख लीजिए, बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाएं जातक कथाएं सुक्त पिटक में वर्णित हैं। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं, जिनकी रचना विशुद्धि मग है, जो मूलतः पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? पाली। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? नागार्जुन। ठीक। अशोघोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीतिशास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और महान अन्वेषक था, जो मिल्टन, कांट तथा वाल्टेयर जैसे विद्वानों को याद दिलाते हैं। ठीक। चलिए अगला देख लीजिए, सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। कौन? खुद्दक निकाय। सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। मध्यकालीन न्यायशास्त्र के जनक दिगनाग थे, जो बौद्ध धर्म में
चक्र शास्त्र के प्रवर्तक भी थे। बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वारि आर्य सत्यानि का प्रतिपादन किया। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुक्त पिटक में है। आगे देख लीजिए। चंद्रगोमिन बौद्ध काल में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। गृहस्थ जीवन के रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। आगे देख लीजिए। हीनयान, जिन अनुयायियों के बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया गया वो हीनयानी कहलाए। हीनयानी महाबुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा करते थे। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। कालांतर में हीनयान संप्रदाय को दो भागों में विभाजित किया गया है, वैषयिक और सौत्रांतिक। ठीक, और आगे देख लीजिए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उपासना करते थे। महायानी मूर्ति पूजा के समर्थक तथा संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनके द्वारा निर्धारित नियम विनिमय सरल तथा साधारण के रूप में सुलभ है। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। ठीक, महायान का आदर्श बोधिसत्व है। आगे देख लीजिए। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमारिका है। ठीक, माध्यमकारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। वज्रयान का उदय बौद्ध धर्म में लगभग 7वीं सदी में हुआ। इस संप्रदाय में मुख्य तंत्र मंत्र की विद्या पर बल दिया गया था। आगे देख लीजिए। वज्रयानी शक्ति की उपासना करते थे। इनमें से तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया। वज्रयान संप्रदाय के सिद्धार्थ, मंजूश्री, मूल काव्य तथा ग्रह समाज नामक 2 ग्रंथ मिलती हैं। ठीक, और आगे देख लीजिए। भारत के कुछ शासकों जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया था वो हैं अशोक, मेंडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। यह बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। आगे देख लीजिए। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें लगभग 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, जैन और बौद्ध संप्रदाय के प्रमुख थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। इन तीर्थकरों में ऋषभदेव प्रथम थे और 23वें पार्श्वनाथ थे, जो छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थकारों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक, और देख लीजिए। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है तथा इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे देख लीजिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, ये जो है पूछा हुआ है। 4 महाव्रत। ठीक, सत्य मतलब सदैव सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अपरिग्रह सम्मति का संकेंद्रण नहीं करना, अस्तेय अनैतिक कार्यों से दूर रहना, ये है। अब ये देखिए 24वें तीर्थकर कौन थे? तो थे महावीर स्वामी। ठीक, और इनका जन्म वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक, और देख लीजिए। और ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, और इनकी पत्नी यशोदा थी। ठीक, इनकी पुत्री जो है वो प्रियदर्शनी थी, जिनका विवाह जामाली नामक छत्री से हुआ था। वह महावीर के प्रथम शिष्य थे। आगे देख लीजिए। 30 वर्ष की आयु में ये गृहत्याग किए थे। 12 वर्ष लगातार तपस्या के बाद 42 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे, जिन्हें कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। ठीक,
कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को केवलिन, जिन मतलब विजेता, अर्ह मतलब योग, एवं निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित जैसे उपाधियां मिली थी। ये देख लीजिए कौन कौन लोग थे जो है तीर्थकर। ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सूर्यातनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, इस श्रेयांस का पूछा हुआ है गिरा में, ठीक। ब्रह्मा, वासुमिल, विमलनाथ, अनंतनाग, धर्मनाथ, शांतिनाथ, और हैं कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि, सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर, ठीक। लास्ट में महावीर। 11वां पूछा हुआ है, 23वां पूछा है, 24वां पूछा है, 22वां पूछा है, ठीक। ये रहे पूरा, ये उन्हीं के जन्म के बारे में दिया है, इतना हो गया। अब उनकी ये चीज़ देख लीजिए जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ये पूछा हुआ है, ठीक। और ये वो पंचव्रत में जो है एक लास्ट में एक खुद जोड़े थे, कौन सा, ब्रह्मचर्य, ठीक, ब्रह्मचर्य, ये भी याद कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये इतना जरूरी नहीं है, छोड़िए इसको, आगे देखिए। स्यादवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तभाग्नि के ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। किसे, स्यादवाद अथवा सप्तभाग्नि को, ठीक। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। अस्थल बाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ये श्वेतांबर और दिगंबर दो में बटे थे लोग, ठीक। ये जैन धर्म की सभा है, देख लीजिए। प्रथम सभा जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, ठीक। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, स्थूलभद्र, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा ना, ये दूसरा जो हुआ था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक। और आगे देख लीजिए, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा, ये दो थे, ठीक। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ नाम के मंदिर हैं। आगे देख लीजिए, वैदिक मंत्रों ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त हैं, कौन, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, ठीक। जैन मठों को क्या कहा जाता था, बसदी कहा जाता था, ठीक। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में भी हुई है, बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। अगला देख लीजिए, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। खारवेल के हाथी गुफा का उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, रस्ते और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जो है वो जोड़े थे, ठीक, महावीर। बाकी 4 जो है वो पार्श्वनाथ का है, यही दिया है। चलिए अगला देख लीजिए, राजाओं में कौन कौन थे, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा खारवेल, ठीक। ये लोग समर्थक थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा को मान्यता प्राप्त है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मादि में विश्वास करते थे। और देख लीजिए, और इनका जैन धर्म के तीर्थ का और प्रतीक चिन्ह, लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था, ऋषभदेव का साढ़ था, अजितनाथ का हाथी, संभव का घोड़ा, शांतिनाथ का हिरण, पार्श्वनाथ का संकट या सर्प, अरिष्टनेमि का शंख, ठीक। और संपार्श्व का वास्तविक, महावीर का सिंह। आगे ये देख लीजिए, इसमें है
305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। किसको? सेलुकस निकेटर को। प्रश्न पूछा हुआ। संधि हो जाने के पश्चात सेलुकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया मतलब एरात, अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया के क्षेत्र में कुछ भाग दिए। ठीक। सेलुकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य इस युद्ध का विवरण एपिनास में किया गया है। एपिनास ने किया। कौन किया है? एपिनास। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में विजय की जाने तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुर्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में कठोर उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। इस पदार्थ को संलेखन कहा गया। बिंदुसार की अगर बात करें जो है तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। डायमेकस तथा डायोनोसियस नामक 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए, जिससे यह पता चलता है कि बिंदुसार का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण थे। स्ट्रोबे के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकाकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक। ये रहा, इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं, ये सब कुछ बताने लायक। अगला देख लीजिए। हाँ, बिंदुसार के अन्य नाम और स्रोत। बिंदुसार अमित्र घात संस्कृत ग्रंथ, अमित्र केटे यूनानी ग्रंथ, अमित्र चेट्स एथिनियास, बिंदुसार चीनी साहित्य, सिंहसेन जैन ग्रंथ, मद्रसार वायु पुराण। ठीक। अशोक के बारे में देख लीजिए। अशोक को उसके अभिलेख सामान्यतः देवानाप्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? देवानाप्रिय कहा गया है अभिलेख को। मास्की, गुर्जरा, नेट्रु तथा उड़गोलम के अभिलेख में अशोक कहा गया है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ठीक। आगे देख लीजिए। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम शब्द्राणी तथा बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि में धम्मा मिलता है। अशोक की पत्नी कारुबाकी का उल्लेख केवल उसके प्रयाग स्तंभ में मिलता है। किसमें? प्रयाग स्तंभ में। ठीक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्री संघमित्रा, चारुमित्रा और 2 पुत्रों कुड़ार और महेंद्र का उल्लेख मिलता है। यही संघमित्रा और महेंद्र जो श्रीलंका गए थे प्रचार करने के लिए। अशोक के तीसरे पुत्र जालौक का उल्लेख कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईसा पूर्व में हुआ। अंतराल का कारण संभवतः उत्तराधिकार का युद्ध हो सकता है। अगला देख लीजिए। अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन 13वें बृहत शिलालेख में मिलता है। रुम्मनदेही अभिलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति की जानकारी मिलती है। किसमें कर नीति की जानकारी मिलती है? रुम्मनदेही में। अशोक के प्रमुख अभिलेख जो हैं वो कौन है? देख लीजिए। प्रथम अभिलेख समाज उत्सव का निषेध, पशु बलि का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान की हैं। ठीक। द्वितीय में प्रत्यंत राज्य चेर, केरल पुत्र, चोल पांड्य, संयुक्त एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा तथा लोक निर्माण कार्य। तृतीय में जो है महामांत्रों अथवा पदाधिकारियों के प्रति 5 वर्ष दौरे का आदेश। रज्जु की नियुक्ति। 5वां शिलालेख महापात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ठीक। 11वें में धम्म विजय का। 12वें में
धार्मिक सहिष्णुता का, और 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये बहुत फेमस है। उसके बाद 5 सीमांत यूनानी नमक, जहाँ अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। ठीक। अंतियोक सीरियाई नरेश, तुर्मय मिस्र नरेश, अतिकिनी मेसोडोनियन नरेश, मग एपिरस अलिक सुंदर। ठीक। आगे है मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, प्राचीन मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र। आगे है अशोक के अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अशोक के शिलालेख और लिपि, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर में शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि, तहसीला एवं लघमान काबुल अरेमाइक लिपि, सारेकुना कंदहार अरेमकाई ग्रीक। आगे है इसके अतिरिक्त समस्त अभिलेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख, ये ब्राह्मी लिपि। आगे देख लीजिए तीर्थ अधिकारी संबंधित विभाग, मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित प्रधानमंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निघाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेशता फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर, नायक में सेना का संचालक, कर्मांती उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रधान, दवारिक राजमहलों की देखरेख, अंतवर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष। समिति का बात करें और कार्य, प्रथम समिति उद्योग शिल्प निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य, पंच समिति निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण, छठी में विक्रय वसूल करना। अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं कौन कौन थे, रज्जुक थे ग्राम जनपदों की देखभाल और प्रादेशिक जो थे वो जिलाधिकारी, महापात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन संबंधी थे, प्रतिवेदक इनका कार्य सम्राट के विभिन्न सूचना देना था। ठीक। कर का जो है बात करें तो देखिए सीता राजकीय भूमि से होने वाला आय, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त, प्रवेश आयात कर 20%, निष्क्राम्य निर्यात कर, प्रलय आपातकालीन कर, बलि एक प्रकार का भू राजस्व, हिरण्य एक अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था हिरण्य में, सेतुबंध में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन, बिजली निःशुल्क, श्रम एवं बेकार। ठीक। ये तो रहे इतना आज का पूरा विवरण। ठीक। और इसमें कुछ बचा है नहीं, जो है ये हो गया क्लास 6 का आज पूरा। ठीक। नए राज्य जो हो कैसे कैसे बने इस सब के बारे में जो क्वेश्चन कराया हूँ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक। कल हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल पे जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।